दोस्तों 28 दिसंबर को आपकी रिटर्न एग्जाम हो चुका है यूपी सैनिक स्कूल का, और इसके बाद में 10th ऑफ जनवरी तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इसके बाद आता है एक और मेजर हर्डल, यानी कि मेडिकल राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जाम में तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वो मेडिकल राउंड में रह जाते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आप रिटर्न में क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, तो कैडेट्स गुरुकुल चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कट ऑफ की लिस्ट आपको पूरी बताई हुई है। उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप पता लगा पाए कि आप अगले मेडिकल राउंड में जाएंगे या चांसेस बहुत कम है। दोस्तों अगर आप मेडिकल राउंड में जाएंगे तो कौन सी बातों का खास ध्यान रखना होगा और ये मेडिकल राउंड कैसे होता है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आज आपको मैं प्रोसीजर बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसकी आपको बेहद जरूरत है, वो मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करता रहता हूं। तो आइए जानते हैं यूपी सैनिक स्कूल, यानी जो यूपी में सैनिक स्कूल्स हैं, जो कि दो हैं, एक लखनऊ और दूसरा गोरखपुर में, इसके लिए जो मेडिकल राउंड्स कराए जाएंगे उसमें पूरा स्टेप, पूरा प्रोसीजर क्या क्या फॉलो होगा। तो सबसे पहले जानते हैं यार कि इसका लोकेशन क्या रहने वाला है। देखो दोस्त, इसका जो वेन्यू रहेगा ना, मतलब कहां पर आपका जो मेडिकल राउंड है वो कहां पर कराया जाएगा, इसका डाउट बड़े स्टूडेंट्स को रहता है। तो इसका जो वेन्यू रहता है जनरली कमांड हॉस्पिटल रहता है बेटा लखनऊ का, या फिर किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल एमएच में करा सकते हैं। दो जगह होती है, एक होता है कमांड हॉस्पिटल में कराएंगे या तो किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में कराया जाता है। इसके अलावा किसी सिविल हॉस्पिटल में टर्शरी चांसेस होती हैं, मतलब अगर ये दोनों में पॉसिबिलिटीज, मोस्टली तो इन दोनों में ही होता है, कभी कभार हो सकता है सिविल हॉस्पिटल में ये कराया जा सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं दोनों की रहती हैं। ठीक है, अभी ये जनरली कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में ही आप इसका वेन्यू मानकर चलिएगा, ठीक है, या फिर किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में ये कराया जा सकता है। सिविल में जाने की चांसेस थोड़ा सा कम रहती हैं। फिर आगे बात करा जाए कि भाई आपको कब रिपोर्ट करना है और उसकी फीस वगैरह क्या रहेगी। देखो बहुत सारे पेरेंट्स को कंसर्न रहता है, आई एम श्योर अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी ये कंसर्न होगा कि क्या मुझे पैसे बहुत सारे देने पड़ेंगे। तो एक नॉमिनल सी फीस आपको जमा करनी होती है। रिपोर्टिंग टाइम आपको मेल के साथ में आ जाएगा कि किस जगह पर और कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है। ध्यान रहे थोड़ा सा पहले रिपोर्ट करने की जरूर कोशिश करें। फिर मेडिकल फी, एक बहुत नॉमिनल सी फी वहां पर जमा करा ली जाती है मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है, और उसकी एक रसीद कट जाती है जिसके लिए आपके पास में एक प्रूफ रहे। फिर डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे। देखो दोस्त, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिए बिना आओ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मेडिकल के लिए आएंगे, आपके पास में पहला तो सबसे एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आपको इसके लिए बुलाया गया है? आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए, और 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो तो हमेशा अपने पास रख ही लीजिएगा, और एक पेन भी जरूर रखना आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैं दोनों ही क्लासेस के लिए बता रहा हूं, 6th और 9th के लिए, दोनों के लिए ही ये चीजें हैं। ठीक है, फिर देखिएगा अभी ना आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, पहले आपका लैब टेस्ट होगा। लैब का मतलब जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। पहला होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें आपका एचबी यानी खून की कमी वगैरह चेक की जाती है कि बहुत कम ब्लड ना हो। फिर टीएलसी डीएलसी, दो टेस्ट होते हैं जो इन्फेक्शन को बताते हैं है तो नहीं, और ब्लड ग्रुप आपका टेस्ट होता है। अगर पहले से पता है फिर भी ब्लड ग्रुप आपका टेस्ट करा जाता है, वो उसी में ही रहेगा, उसके लिए अलग से ब्लड नहीं लेते हैं वो। फिर आएगा यूरिन टेस्ट, शुगर और प्रोटीन की मात्रा को चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट भी होगा। फिर चेस्ट का एक्सरे करेंगे, है ना, कि जैसे कोई लंग्स में आपको डिजीज नहीं है, जैसे टीबी वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना, पसले यानी कि रिब्स की जो बनावट है वो कहीं अनइवन से ना हो, ये भी चेक होता है। इसके लिए चेस्ट का एक्सरे कराते हैं वो लोग, और अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। किस लिए? जिससे किडनी स्टोन्स वगैरह ना हो, इसकी जांच करने के लिए ये कई बार अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। तो सारे तरीके से फिजिकली आप फिट हैं ये बात चेक करने के लिए आपका लैब टेस्ट होता है। फिर अगला स्टेप आता है आंखों की जांच। देखो दोस्त, ये जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये सारे इस चीज को सुनिश्चित किए जाते हैं कि आगे आपको डिफेंस में जाना है। तो अगर आपके शरीर में फिजिकली कोई कमी रहेगी तो आगे जाकर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। इसलिए वो पहले ही ऐसे बच्चों को फिट होने पर ही लेते हैं जिनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। इसके लिए अब देखिए ऑप्थेल्मिक जो चेकअप्स होते हैं वो क्या होता है। सबसे क्रिटिकल स्टेज यही है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, ये मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है। तो ध्यान रहे, अगर आपकी आईसाइट हल्की फुल्की सी कमजोर है तो आप सुबह नंगे पैर घास पर टहलिए। सुबह नंगे पैर बिना चप्पल पहने घास पर अगर आप टहलेंगे तो आपकी आईसाइट थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट लाइफ जब तक आपकी रहती है तब तक ये चीज काम करती है, तो ध्यान रहे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। आपको एक किताब दिखाई जाएगी, देखो ऐसे चेक करते हैं। इस किताब में से बहुत सारे डॉट्स होते हैं और दूसरे कलर से एक डॉट यहां पर कलर किया होता है, जैसे आपको यहां पर 12 दिख रहा होगा, है ना।
तो ऐसे ही इसको इशियारा चार्ट बोलते हैं। इसमें नंबर लिखा होता है, आपको पढ़ना होता है। अगर पढ़ लिया है मतलब ठीक है, नहीं पढ़ पा रहा है यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस तरीके से आपकी ऑप्थेल्मिक जांच होती है, मतलब आई टेस्टिंग इस तरीके से वो लोग कराते हैं। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, आंखों की जांच में दूसरा देखो क्या होता है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब यहां पर बिना चश्मे का 6/6 या तो 6/9 होना चाहिए, पहला, ये पहला है। ठीक है, अब यहां पर एक बच्चों को डाउट रहता है कि क्या सर अगर हम चश्मा लगाते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं। देखिएगा, यूपी सैनिक स्कूल में चश्मा अलाउ होता है, लेकिन जो उसकी पावर होगी उसका लिमिट होगा। कितना होना चाहिए, मायोपिया में यानी माइनस में -1.5D, और अगर हाइपरमेट्रोपिया है मतलब प्लस में 2.5D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 2.6 हो गया तो गलत है, मतलब तब नहीं पॉसिबल है। इसको ठीक भी कर सकते हैं आप। अभी अगर आपके मेडिकल राउंड में टाइम है तो आप नंगे पैर घास पर चल के थोड़ा सा विजन इंप्रूव होता है, तो आज ही से ट्राई करना शुरू कर दीजिएगा। मे भी कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रखिएगा, चश्मे के कॉन्टेक्स्ट में अगर चश्मा आप लगाते हैं तो इस लिमिट के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्क्विंट का मतलब होता है भेंगापन। अगर भेंगापन है तो वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आपके अंदर भेंगापन वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रिक्टली उनका वो रहता है। अब यहां पर है सर्जिकल और हड्डियों की जांच, है ना। जैसे फ्लैट फुट वगैरह होता है तो वो लोग तुरंत डिनाई कर देते हैं। अब कैसे जानेंगे फ्लैट फुट है कि नहीं, समझिए। सबसे पहली चीज, नॉकनीज नहीं होनी चाहिए, घुटने आपके टकराने नहीं चाहिए। जब आप सावधान की स्थिति में खड़े हो, मतलब जब आप अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो, तो आपस में जो आपके नीज है ना, वो ये वाली जो नीज है आपस में टकराए नहीं, इसके बीच में गैप बना होना चाहिए। ये पहली चीज है। ठीक है, फ्लैट फुट क्या होता है, आप किसी भी कलर वाली चीज पर या आप एक पानी में क्या करिएगा, अपना पैर रखिएगा और जमीन पर निशान बनाइएगा। अगर पूरे पैर के निशान ऐसे बन गए हैं यानी आप फ्लैट फुट हैं, तब नहीं काम बन पाएगा। अगर पूरा निशान नहीं बना है, इस तरीके का निशान बना है, तब यानी कि आप फ्लैट फुट नहीं है। अब आपका काम हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फिर यहां पे आता है कोहनी का कोण। अब अगर हाथ सीधे करने पर कोहनी बहुत ज्यादा बाहर की तरफ मुड़ी नहीं होनी चाहिए, 15 डिग्री से ज्यादा नहीं मुड़ी होनी चाहिए। ये देखिएगा, ये यहां पर मतलब कुछ लोगों की कोहनी ऐसे बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ये नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको देखा जाता है कि कहीं आपके अंदर हड्डियों की या बोन्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहली क्या है, नॉकनीज नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और कोहनी का कोण 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं और क्लियरली इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आता है कान, नाक और गला, ईएनटी जिसको बोलते हैं, बेहद जरूरी चीज है ये। अब देखो, इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है ना, मशीन से चेक किया जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि मैल जरूर साफ करा के जाइएगा। 3 डेज पहले आप अपने कान को बिल्कुल, इसका जो वैक्स होता है ये बिल्कुल साफ करा के जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत क्रूशियल है। 2 से 3 दिन पहले कान की मैल जरूर साफ करा लीजिएगा। फिर बात आती है नोज, डीएनएस, नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके नाक की, नोज की जो हड्डी है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर इसकी हड्डी टेढ़ी है तो उसको सर्जरी से ठीक करवाया जा सकता हो, हल्की फुल्की सी टेढ़ी हो, ये बात पहली। फिर आता है थ्रोट, बहुत बड़े टॉन्सिल्स, या अगर बोलने में कोई स्टैमर करता है, हकलाता है, तो वो चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। आपने टॉन्सिल्स का बहुत पहले ऑपरेशन कराया होगा, सपोज 1-2 साल पहले, तो चल जाएगा। लेकिन अगर अभी आप तुरंत ऑपरेशन करा के गए हैं तो वो नहीं माना जाएगा। मतलब 6 महीने से पहले का ऑपरेशन अगर है तो टॉन्सिल्स का चल जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर क्या कहता है, अब ना ये प्राइवेट पार्ट्स के चेकअप की बात हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हर्निया, हाइड्रोसील और अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स, ये 3 चीजें मेल्स के कॉन्टेक्स्ट में चेक होती हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, है ना। हर्निया कैसे चेक होगा, ये मतलब जब आप कफ करें, जब आप खांसें, तो निचले हिस्से में उभार नहीं आना चाहिए। ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, ये उभार नहीं आना चाहिए, मतलब आपको हर्निया है। हाइड्रोसील की चेकअप इस तरीके से कराई दी जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मतलब इसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए, या फिर ये इसमें स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पर ये टेस्टिकल्स दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक इनसाइड हो और एक बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ये वाली चीजें अगर चेक करने में गड़बड़ होती हैं तो भी आपको रिजेक्ट करा जा सकता है। फिर यहां पर रिजल्ट्स और अपील क्या होती है। अब मान लीजिए आपका सारा चेकअप हुआ, अब आपके सामने आएगा रिजल्ट। अब देखिए, पहले तो यहां पर क्या है, पहला रिजल्ट आ सकता है कि आप फिट हैं, तो आप यहां पर पास हो चुके हैं। ठीक, अब यहां पर मान लीजिए अनफिट हैं आप, तो यहां पर क्या होता है कि अनफिट आप टेम्पररी है कि परमानेंट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर ने गलती से कोई चेकअप गड़बड़ कर दिया हो, तो आप उसके लिए ना, जैसे आपने कहीं चेकअप कराया है और आपको लग रहा है ये चीज सही है, लेकिन डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसमें गड़बड़ निकल गया।
अब यहां पर ना टेम्पररी आप अनफिट हैं, मतलब आपको लगता है कि सही है ये या फिर इसको ठीक किया जा सकता है, तो आपको टेम्पररी अनफिट माना जाएगा, मतलब आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, अगर आपको अनफिट किया जाता है तो डॉक्टर आपको कारण बताएंगे। अब अगर आप कारण बताने के बाद में आप समझ लीजिए कि ये कारण कभी ठीक नहीं हो सकता है, तब तो आप वापस आ जाइए। अगर आपको लगता है कि कुछ दिनों में ये कारण ठीक हो सकता है, तब आप उस चीज पर वापस अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर का फैसला गलत है या उन्होंने कुछ गड़बड़ बता दिया है, तो आपकी कमी ठीक हो सकती है, तो आप अपील मेडिकल बोर्ड यानी एएमबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 42 दिन के अंदर एक फीस सबमिट करनी होगी और आपको दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए किसी का विजन है +2.6D, अब वो नंगे पैर घास में चल रहा है, 42 दिन तक यानी 1-1.5 महीने तक वो घास में चला, अब उसकी विजन 0.1 से तो कम हो ही सकती है। तो इस तरीके से आप उसमें वापस से अपील करके अप्लाई करके आप अपना एडमिशन वहां पर सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में ये चीज जल्दी इंप्रूव हो जाती है, जल्दी खराब भी हो जाती है और जल्दी इंप्रूव भी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर विजन वाली बात है तो आप इसको अप्लाई करके ठीक करा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं। अब तो आपको समझ आ गया कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होगा और किस किस तरीके से चीजें होंगी। सबसे जरूरी चीज कि आपको 2 से 3 दिन पहले अपने कानों को साफ करा के जाना है, सबसे पहली टिप्स। दूसरी टिप्स है हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखें। हाइजीन मतलब जो अंडरगारमेंट्स है वो सब चीजें एकदम क्लियर, एकदम साफ पहन के जाएं। तीसरी चीज है जो सर्जरी आपने कराई है वो थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब अभी आपने 10 दिन पहले अपनी सर्जरी कराई है और आप उसका वो सर्टिफिकेट लेकर पहुंच गए हैं। थोड़ा पुराना होना डेफिनेट है, राइट, क्योंकि एकदम रिसेंट वालों को वो शायद नहीं प्रेफर करते हैं। इसलिए सर्जरी थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए और साथ में उसके कागज भी लेकर जाएं कि भाई देखो इसका प्रूफ ये है कि मैंने इतने पहले सर्जरी कराई थी। हो सकता है वो क्लेम कर दे कि नहीं यार आपकी सर्जरी अभी नई लग रही है, शायद 10 दिन पहले ही हुई है, तो आप उस कागज के थ्रू दिखाएं कि नहीं भाई देखो ये 6 महीने पुरानी सर्जरी है। ये चीजें कई बार मामला फंसा देती हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को साथ में जरूर रखे बच्चा। क्लियर है। अब देखिएगा ये सारे स्टेप्स जब आप फॉलो कर लेंगे उसके बाद में आप एडमिशंस के लिए लायबल हो जाएंगे। आई एम श्योर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों कैडेट्स गुरुकुल पे हम ऑनलाइन बैचेस शुरू कर रहे हैं, बहुत ही जल्द अपने यूपी सैनिक स्कूल के लिए अपने बैचेस शुरू कर रहे हैं और AISSEE के लिए भी हम बैचेस शुरू कर रहे हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बैचेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप या कॉल कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इट्स 8932020777। इस पे कांटेक्ट करिए। साथ ही बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, आपको मेरे टेलीग्राम कैडेट्स गुरुकुल पर मिलेगी। तो अभी जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करिए और कैडेट्स गुरुकुल को जरूर फॉलो करिए। इस पे आपको जितनी भी जरूरी चीजें हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।